हेलो दोस्तों, गेयर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के एमसीक्यू शुरू करने वाले हैं हम। पहला एमसीक्यू है टू हाई रोलिंग मिल कंसिस्ट ऑफ टू रोल्स विच रोटेट। तो रोलिंग मिल जो होती हैं उसमें रोल चलते हैं। रोल चलने का मतलब देखिए, जो ट्यूब्स बनती हैं, जो पाइप पे बनती हैं, वो सारी की सारी रोलिंग मिल में बनती है। देखिए इस तरह से रोल होते हैं, उनके बीच में पाइप होती है यहाँ पे, ठीक है। तो उनको ऐसे फोल्ड किया जाता है, धीरे धीरे फोल्ड कर किया जाता है। तो इसमें ये वाला देखिए, ये अगर इस तरफ चल रहा है, ये रोड इस तरफ चल रहा है, ये रोड इस तरफ चलेगा, तो इनकी आपस में जो रोटेशन होगी ऑपोजिट होगी। तो ये सेम स्पीड पे चलते हैं और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। तो इनमें ऑप्शन देखिए, इनमें से बन रहा है एट सेम स्पीड एंड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये बी ऑप्शन सही है। तो बी ऑप्शन हमारे पास सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द फ्लक्स कॉमनली यूज्ड इन ब्रेजिंग। तो ब्रेजिंग में कौन सा फ्लक्स यूज होता है? जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, रेजिन प्लस अल्कोहल या बोरेक्स। तो इनमें आप जल्दी से सोचिए। तो ये डी इसका सही जवाब है, बोरेक्स। ये वाला फ्लक्स जो है ये कॉमनली यूज होता है ब्रेजिंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ सैंड ड्यू टू विच द सैंड ग्रेन्स स्टिक टुगेदर इज कॉल्ड। तो कहता है कि वो प्रॉपर्टी बताओ जिसके कारण सैंड जो मिट्टी है ना, तो उसके ग्रेन्स एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं, ठीक है। दो तरह का होता है ना, सैंड है हमारे पास, ठीक है, और ये जिसे हम रेता भी बोल देते हैं, ठीक है, रेता भी बोल देते हैं। तो ये आपस में जुड़े कैसे रहते हैं? ये मिट्टी हो गया, ये रेता हो गया, ये आपस में, इनके मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े किससे रहते हैं? तो ये जुड़ते हैं आपस में, वो उस फोर्स को क्या कहते हैं? क्या सोचिए एक बार, कोलैप्सिबिलिटी, परमेबिलिटी, कोहेसिवनेस या एडहेसिवनेस। तो उसका आंसर है कोहेसिवनेस। देखिए जब भी दो सेम मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं ना, सेम मॉलिक्यूल्स, चाहे वो पानी का मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहां भी वाटर है, तो आपस में, तो ये कोहेसिवनेस होता है। जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं, जैसे हम कहते हैं सनमाइका को जोड़ना है लकड़ी के साथ, सनमाइका को लकड़ी के साथ जोड़ना, उसके बीच में कुछ डालते हैं, क्या डालते हैं हम? फेविकोल। तो फेविकोल एक्चुअली कंपनी का नाम है, और वो जो बना रही है उसका नाम है एडहेसिव। और इसको प्रॉपर्टी को कहते हैं एडहेसिवनेस। तो जब डिफरेंट मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो उसे एडहेसिवनेस, और सेम वाला कोहेसिवनेस। तो हमारे पास यहां पे आंसर बन रहा है कोहेसिवनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। टू सिस्टम शैल बी डायनेमिकली इक्विवेलेंट व्हेन। तो दो सिस्टम है, वो डायनेमिकली इक्विवेलेंट कैसे होंगे, एक दूसरे के इक्विवेलेंट कैसे होंगे? जब देखिए ऑप्शन ए, द मास ऑफ टू आर सेम, इनका मास सेम हो, अगर यहां पे है मास 1 का भी और मास 2, दोनों का मास सेम हो, ठीक है। सीजी ऑफ टू कोइंसाइड, ठीक है, सीजी भी कोइंसाइड कर दिए सेम पॉइंट पे। एम आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू अबाउट एन एक्सिस थ्रू, ठीक है, थ्रू, देखिए ये क्या लिखा है, इजी नहीं यहां आएगा, इज इक्वल। तो ये कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एक कोई फिक्स एक्सिस है उसके बराबर, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बराबर हो। तो ये तीनों कंडीशन फिल करनी चाहिए, तब वो डायनेमिकली इक्विवेलेंट होने का। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ये सब होना चाहिए। तो दो सिस्टम हमारे पास जो है वो डायनेमिकली इक्विवेलेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। द पर्पस ऑफ लिंक इज टू। तो पर्पस क्या है लिंक का? तो लिंक का पर्पस देखिए, ट्रांसमिट मोशन, गाइड अदर लिंक, एक्ट एज अ सपोर्ट। तो ये सारे काम करता है। देखिए हमारे पास कभी करके देख लेना, यहां पे 4 बार चेन है, ये इससे जुड़ा हुआ है, लिंक यहां भी जुड़ा हुआ है, और ये यहां पे जुड़े हुए हैं। तो ये एक तरह से ना, ये और ये अगर जुड़े हैं, या ये जुड़ा है या ये जुड़ा है, तो ये एक तो ट्रांसमिट कर रहे हैं, मोशन ट्रांसमिट कर रहे हैं, यहां से ना मोशन ट्रांसमिट हो रहा है, और गाइड भी कर रहा है, एक दूसरे लिंक को गाइड भी कर रहे हैं, और सपोर्ट भी दे रहे हैं, तीनों काम कर रहे हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। तो तीनों काम हमारे पास इसके हो रहे हैं।
A cylinder can be created by drawing a rectangular shape, then the tool dash, ठीक है। तो ये क्या है, कहता है कि सिलेंडर हमने बनाना है, ठीक है। तो कैसे बना सकते हैं हम ना, छोटे होते एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते थे, ठीक है, उसको समझना बड़ा आसान है, ठीक है। हमने सिलेंडर बनाना है, तो आप पेज लिए एक, ठीक है, और इसका ना हमारे पास एरिया भी, सरफेस एरिया भी इससे बहुत अच्छा आसानी से याद हो जाता है, बड़ा आसानी से याद होता है। इसका वॉल्यूम भी याद हो जाता है सिलेंडर का, बड़े इजी वे से। एक चीज देखिए, अगर मेरे पास कोई पेज है, आप घर पे पेज ले लीजिए, पेज है, उसको आप मोड़ दीजिए ऐसे गोल, तो ये भी ये गोल मुड़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये पेज मुड़ के ऐसे गोल हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, वो सिलेंडर ही तो बन जाएगा। तो रिवॉल्व करना है उसको, रिवॉल्व कर देना है, तो यहां पे आंसर जो आएगा वो आएगा रिवॉल्व, रिवॉल्व कर देना है। तो एक चीज देखिए, और इसका अगर यहां से यहां तक की एल है लेंथ, एल, मैं सरफेस एरिया की एक बार समझा रहा हूं आपको, और ये अगर बी है, बी है, एच है, कुछ भी मान लो, एच है, तो यहां ये एच का एच तो एच ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये जो एल है घूम के ये क्या बन गया, देखिए एक सर्कल बन गया, और सर्कल का जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर। तो ये एरिया क्या था, एल इंटू एच, अब एरिया क्या बन गया, 2 पाई आर एच। कितना आसान है ना इसी को समझना, 2 पाई आर एच बन गया सरफेस एरिया इसका। तो आप इस एरिया को इससे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास रिवॉल्व कमांड यहां पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 7th, द ऑब्जेक्ट ऑफ caulking in a riveted joint is to make the joint। तो riveted joint है कोई हमारे पास, यहां पे मैंने रिवेट से जोड़ना है किसी ज्वाइंट को, इस तरह से यहां पे रिवेट लगा देते हैं, और ये बन गया यहां पे। अब जो कॉल्किंग है क्या करता है, यहां पे ना हम टूल रखते हैं कॉल्किंग वाला, ठीक है, यहां पे रखते हैं, और इसको हैमर से स्ट्राइक करते हैं, हैमर से यहां से स्ट्राइक करते हैं। इससे होगा क्या, जो ज्वाइंट है वो लीक प्रूफ हो जाता है, कि यहां से अगर कोई थोड़ा सा भी गैप है उसको भी हम ऐसे फोर्स लगा के और इसे ज्वाइंट को लीक प्रूफ कर देते हैं। तो इस तरह से जब करते हैं तो हमारे पास ये इसका कॉल्किंग का फायदा मिलता है हमें। तो देखिए, फ्री फ्रॉम क्रोजन, स्ट्रॉन्गर इन टेंशन, तो हमारे पास फ्री फ्रॉम स्ट्रेस, यहां लीक प्रूफ, तो लीक प्रूफ करते हैं इसको। तो कॉल्किंग फलरिंग 2 होते हैं, आपने ये शायद डिप्लोमा में पढ़ा भी होगा, या बीटेक में भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इंटरनल गियर कटिंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड बाय। तो इंटरनल गियर काटने हैं, देखो कहीं पे इंटरनल गियरिंग बनानी है, यहां गियर बनाने हैं हमने अंदर किसी के, इंटरनल गियर बनाने हैं, तो उसके लिए कौन सी प्रोसेस यूज की जाएगी, कहता है। तो मिलिंग, शेपिंग, ठीक है, शेपिंग विद पिनियन कटर, या शेपिंग विद रैक कटर, या हॉबिंग। तो कुछ इस तरह से वो काटे जाते हैं, देखिए ये है। तो इंटरनल गियर काट रहे हैं यहाँ पे, तो ये अंदर पिनियन, ये देखिए पिनियन है ना, रैक तो ऐसा होता है ना, रैक एंड पिनियन अगर आपने पढ़ रखा है, तो ये रैक होता है, यहाँ पे पिनियन होता है, तो पिनियन गियर इस तरह से होता है, तो इसको पिनियन बोल देते हैं हम। तो ये पिनियन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कटिंग के लिए, तो हमारे पास क्या बनेगा, शेपिंग विद अ पिनियन कटर। तो सी इज द राइट आंसर। अ ट्विस्ट ड्रिल इज अ साइड कटिंग टूल। तो ट्विस्ट ड्रिल जो करते हैं ना, वो क्या है, कहता है साइड कटिंग टूल है, फ्रंट कटिंग टूल है, एंड कटिंग टूल है, या कोई भी नहीं में से। तो आपको ड्रिल दिखा दो एक बार, ड्रिल बिट दिखा दो, ये होती है ना ट्विस्ट ड्रिल, तो आपने सबने यूज की हुई है। देखो, मुझे स्टार्टिंग में, मैं जब डिप्लोमा स्टार्ट किया था तब मुझे लगता था कि ये जो चीज है ना ये कटिंग करती है, मुझे पता नहीं था ना स्टार्टिंग में, या उससे पहले भी, डिप्लोमा से पहले भी हम घरों पे काम करते तो मुझे लगता है यहां से कटिंग होती है, तो नहीं, प्लीज, इसको हम कहते हैं फ्लूट्स। फ्लूट्स ये क्यों बनाए हैं, क्या दिमाग लगाया यार बनाने वाले ने, हम पता नहीं किन बातों में उलझे हुए हैं। साइंस को जब समझते हैं बड़ा मजा आता है। तो फ्लूइड कैसे बनाए हैं, जब हम ड्रिल करते हैं ना, तो इनके थ्रू जो बुरादा है लकड़ी का, लोहे का, वो यहां से बाहर आ जाता है। नहीं तो आप किसी जगह होल करोगे, यहां होल करते जा रहे हो, तो अगर वो यहां से जो रिमूव हो रहा है मटेरियल बाहर नहीं आएगा तो कहां जाएगा, फंस जाएगा वो।
तो इसलिए ये फ्लूइड्स बनाए होते हैं। कटिंग कहां से होती है? कटिंग इस एज से होती है। ये वाले एज होते हैं जो कटिंग करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसके लिए नाम क्या बनेगा? एंड कटिंग टूल। तो हमारे पास ये एंड कटिंग टूल होता है, ट्विस्ट ड्रिल जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इन रेडियल कैम्स द फॉलोअर मूव्स। तो रेडियल कैम में क्या आता है? फॉलोअर कैसे मूव करता है? तो ये होता है फॉलोअर, ये होता है कैम और ये फॉलोअर, ये मूव करता है तो ये अप डाउन मूव करता है ना, ये सर ऐसे रोटेट करता है तो ये अप डाउन मूव करता है। तो हमारे पास इसकी कैम की रोटेशन किस तरफ है? तो कैम की रोटेशन है कुछ इस तरह से और इसकी रोटेशन है वो ऐसे। तो ये आपस में 90 डिग्री पे, आपस में ये 90 डिग्री पे मूव करते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सामने देखिए, यही प्रॉब्लम होती है हमारी 2D में, हम पूरा ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे अंदर की ओर, ठीक है। इसकी रोटेशन जो है अंदर ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। इसकी एक्सिस यहां है और ये कैसे मूव कर रहा है? ये ऊपर नीचे। तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर होता है, तो इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू कैम एक्सिस, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। Rankine's theory of failure is applicable for the following type of material। तो ये थ्योरी ऑफ फेलियर मैंने पूरा समझाया हुआ है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप प्लीज वो वाली वीडियो देख लीजिए, मैं ऊपर लिंक दे रहा हूं, आपको काफी चीजें समझ आ जाएंगी। तो थ्योरी ऑफ फेलियर जो है वो बनाया किस लिए गया है? वो ब्रिटल, डक्टाइल, प्लास्टिक या किस में? नन ऑफ दिस। तो हमारे पास ये डक्टाइल मटेरियल के लिए बनाया गया, डक्टाइल मटेरियल के लिए रैंकाइन थ्योरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। What will be the density of fluid if its specific gravity is 3.5? तो कहता है कि डेंसिटी बताओ फ्लूइड, कोई फ्लूइड है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है वो है 3.5, 3.5 है। तो ये है क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी? देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है। कोई चीज पानी से कितनी ज्यादा, कितने गुना भारी है उससे, या पानी से कितनी हल्की है, हमें एक स्टैंडर्ड लेके चलना पड़ता है। कि वाटर हमारे पास एक तरह से स्टैंडर्ड है, जिसकी मेरे पास डेंसिटी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मेरे पास ये डेंसिटी है, ये वाली है ना। अब किसी की डेंसिटी आ गई 2000, मैं कोई भी ले लेता हूं फ्लूइड, 2000 है उसकी डेंसिटी, 2000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब अगर ये है डेंसिटी, तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना आ? ये देखिए पानी से कितना हैवी है, ये 2 गुना ना, ये 1000 है, ये 2000 है। तो हमारे पास जो स्पेसिफिक ग्रेविटी बनेगी एक ही, वो बनेगी 2। अगर किसी का 3000 है, 3000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी बन जाएगी भाई साहब? वो बन जाएगी 3। अगर 3.5 है तो कितनी बन जाएगी उसकी डेंसिटी? तो डेंसिटी कितनी होनी चाहिए उसकी, रो, वो कितनी होनी चाहिए? 3500। तो हमारे पास आंसर आएगा 3500। इतना इजी होता है। देखिए हमारे पास नहीं, हम पता क्या करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला याद करते हैं, ठीक है। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एंड डेंसिटी ऑफ वाटर, फिर हम यहाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू लिखेंगे। अच्छा 3.5 गिवन है, रॉ ऑफ फ्लूइड यहां लिखेंगे, अच्छा रॉ ऑफ वाटर कितना था? 1000 यहां लिखेंगे, फिर इसको लेके जाएंगे इधर, फिर गुना करेंगे, फिर हम कहेंगे अच्छा रॉ ऑफ फ्लूइड कितना आ जाएगा इसका? 3500, फिर आंसर लिखेंगे। अरे भाई साहब, अगर आप कैसे कर रहे हो तो मतलब है कि आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ही नहीं पता क्या होती है। और अगर नहीं पता है तो ऊपर लिंक मैंने दिया है, उस पर क्लिक कीजिए और उसको पूरा देखिए, मैंने पूरे वीडियो में सब कुछ समझाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन है यहाँ, सॉरी 13 है, तो 13th क्वेश्चन है यहाँ पे, द 4 प्रोसेसेस ऑफ कार्नोट साइकिल। तो कार्नोट साइकिल हमारे पास होता है जिसके पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम आपको याद करने पड़ते हैं। तो वो वाला कहता है उसमें 4 प्रोसेसेस होते हैं। कौन कौन सी है देखो, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल आइसोबैरिक, तो आइसोबारिक तो होती नहीं है ना। यहाँ पे आइसोथर्मल, 2 आइसोथर्मल एंड 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक, तो हाँ ये होती है। तो बी इज द राइट आंसर। तो बाकी भी आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें आइसोकोरिक है तो आइसोकोरिक होती नहीं, तो ऑल 4 आइसोट्रोपिक नहीं, ये भी नहीं होता।
तो हमारे पास बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन है, द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ अ वेंचुरी मीटर। तो हमारे पास वेंचुरी मीटर कुछ इस तरह से होते हैं, इस तरह से होता है ना। तो ये होता है कन्वर्जेंट पोर्शन और ये होता है डाइवर्जेंट पोर्शन। तो कहता है कि प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ वेंचुरी मीटर। तो यहां पे कहता है प्रेशर क्या होगा। देखिए जब भी हम एरिया ज्यादा बढ़ा देते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, कम, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। तो यहाँ पे प्रेशर एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, प्रेशर एनर्जी बढ़ जाती है। तो हमारे पास यहाँ प्रेशर में क्या होगा, फ्लूइड का प्रेशर क्या बन जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। और काफी इन चीजों में कंफ्यूजन होती है, तो अभी मैं लिंक दे रहा हूं बर्नौलीज थ्योरम का। अगर आपको नहीं समझ आ रही बर्नौलीज इक्वेशन तो एक बार इसको देखिए, बर्नौलीज पढ़ लीजिए, उससे ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बर्नौलीज में बहुत कुछ छुपा है यार, बार बार मैं कहता हूं बर्नौलीज पढ़ो, बर्नौलीज पढ़ो। कारण है बोलने का, मुझे फायदा मिला है उसको समझने के बाद। हम क्या करते हैं, हम सीधा एमसीक्यू की तरफ पढ़ना शुरू कर देते हैं। मैं ये चाहता हूं कि पहले थ्योरी समझ लो अच्छी तरह से। अगर आपको थ्योरी सारी समझ आई है तो एमसीक्यू तो कुछ भी नहीं है भाई। एक बर्नौलीज थ्योरम अच्छी तरह से समझने के बाद आप 20-25 क्वेश्चन बना सकते हो उसके बेस पे। अगर आपको बर्नौलीज समझ नहीं आई तो उसके बेस पे जितने मर्जी क्वेश्चन आए हर बार आपको रट्टा मारना पड़ेगा। तो मेरे भाई मैं रट्टा नहीं मारा, मैं सारी जिंदगी रट्टा नहीं मारा। तो अब मेरी 33 साल एज हो चुकी है, मैंने अभी तक रट्टा नहीं मारा। मैंने कोशिश ये की है कि जहां समझ सकता हूं समझो। तभी मेरे ये सोशल में कभी नंबर नहीं आते होते थे और साइंस में आते होते थे। साइंस में ये होता है कि समझ लो बस। तो मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा समझो चीजों को, रट्टा मत मारो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। ब्रेकिंग स्ट्रेस इज डैश द अल्टीमेट स्ट्रेस। तो आपको फिर से वही ग्राफ, ठीक है, यहाँ पे ग्राफ होता है, ये वाला पॉइंट क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस का, और यहाँ पे पॉइंट कौन सा होता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस का। ब्रेकिंग स्ट्रेस का पॉइंट होता है, तो ये कम है ना अल्टीमेट स्ट्रेस से, तो हमारे पास ब्रेकिंग स्ट्रेस इज लेस देन, तो हमारे पास क्या लेस देन, ये रहा। तो बी इज द राइट आंसर। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे जरूर बताओ, मैं लगातार करा रहा हूं और ये 10th पार्ट है, ये 10th पार्ट है मेरी वीडियो। लगातार 15 क्वेश्चन डेली मैं करा रहा हूं, ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे गारंटेड, क्योंकि मैं इस चीजों में रहता हूं सारा दिन। ठीक है, देखता रहता हूं कि एग्जाम कैसे चल रहे हैं, क्या क्या आ रहा है, तो मुझे पता है जो इंपॉर्टेंट है वही मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। ठीक है, करने को तो बहुत कुछ है, बुक्स बहुत पढ़ी है, जितने मर्जी क्वेश्चन कर लें, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्टली एग्जामिनर के व्यू से देखते हैं हम, तो ये क्वेश्चंस होते हैं। और इसे शेयर जरूर करें मेरी वीडियो को, ठीक है, ताकि मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओ मेरे चैनल के बारे में। मुझे भी फेमस होना है, आप हेल्प करो आप फेमस होने में। थैंक यू सो मच।